आ जाओ बेटा। आवाज आ रही है बच्चे? ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी क्लियर है तो बता दो भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी क्लियर है तो बताओ यार, क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी क्लियर है बेटा? ज्वाइन करो भाई जल्दी से। आज का चैप्टर जो है बेटा आपका नया चैप्टर स्टार्ट होता है प्लांट फिजियो का, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है बेटा, इसमें हम प्लांट्स की रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे यार। ठीक है, अब ये रेस्पिरेशन होता क्या है, सबसे पहले इस वर्ड पे डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, है ना। बचपन से ना यार हम पढ़ते आए हैं और हम सुनते भी आए हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया, सांस लेना सांस छोड़ना, है ना। हम सांस लेते हैं, हम सांस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसा सुना है ना यार। बट अगर ये रेस्पिरेशन है तो ब्रीथिंग क्या है? तो सवाल ये आता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग क्या दोनों अलग अलग चीजें? अगर अलग अलग हैं तो क्या है इनका एक्चुअल मीनिंग, या अगर दोनों एक हैं तो फिर एक ही नाम क्यों है भाई? ठीक है, सर कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर दो, इस साइड का कॉर्नर सही नहीं है। वो वाला इस साइड का कॉर्नर आ नहीं रहा है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस ठीक है। ठीक है, ये फिर से वैसे ही होगा। ठीक है ठीक है, रहने दो, काफी इतना। ओके, हाँ तो दोनों चीजें डिफरेंट है बेटा। ठीक है, रेस्पिरेशन इंक्लूड्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू एनर्जी। वेरी गुड। देखो रेस्पिरेशन में क्या है बेटा, रेस्पिरेशन जो है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी बना रहे हैं उसमें। ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग में अपन क्या करते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग में हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर। हम क्या कर रहे हैं, एयर इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। एयर इनहेल और एक्सहेल करते हैं बेटा। ठीक है, पहले भी मैंने आपको क्लासेस में बताया हुआ है कि ऑक्सीजन को इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल ऐसा नहीं बोलना है, गलत है। ठीक है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि ऑक्सीजन को पता है कि हमारी नाक में जाना है, तो पूरी एयर जाएगी ना, एयर जाएगी लंग्स के एल्वुलाई में, वहां पे डिफ्यूजन की गेम है सारी। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होके जाती है बॉडी में और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आएगी, तब जाके एयर ही तो एक्सपायर होगी, है ना। ठीक है, एक्सहेल किसे करेंगे, एयर को ही तो करेंगे। ठीक है, तो ये तो ब्रीथिंग आ गया।
उसके बाद जो ऑक्सीजन हमने ली ना बेटा, उस ऑक्सीजन का यूज है सारा, ठीक है। फूड की ऑक्सीडेशन करनी है, ऑक्सीजन की एडिशन करेंगे, फूड की एनर्जी बनाएंगे, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब ये जो रेस्पिरेशन है ना बेटा, ये होती कहाँ है, ये सेल में होती है, ठीक है। कहाँ होती है, सेल में होती है। अब आपके चैप्टर का नाम तो क्या है बेटा, चैप्टर का नाम है आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो क्या सिर्फ प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं क्या, नहीं, सिर्फ प्लांट रेस्पिरेशन नहीं करते, सभी रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है यार, सबको एनर्जी चाहिए ना, ठीक है। तो हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इस चैप्टर का नाम रेस्पिरेशन प्लांट है, बट एक्चुअल में हमें यहां पे क्या पढ़ना है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। जो सेल्स में रेस्पिरेशन हो रही है उसी को हमने समझना है, ठीक है बच्चे। अब देखो पहले सवाल आता है हमारे पास, व्हाई एनर्जी इज नीडेड, क्यों एनर्जी रिक्वायर्ड है बेटा। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो पढ़ा रहा हूं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है ही, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है ही भाई, एनर्जी की रिक्वायरमेंट किस लिए है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बेटा हमारी बॉडी में जितनी भी फंक्शनिंग हो रही है, हर काम के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वो एनर्जी जो हमें चाहिए वो कहां से मिलेगी, वो एनर्जी हम जब खाना खाएंगे ना, हम जब फूड खाते हैं उसमें से मिलती है, ठीक है। अब देखो हम जब खाना खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, हमने जब फूड खाया तो क्या खाया, प्लांट्स वगैरह ले रहे हैं ना, ठीक है। तो ये प्लांट के पास एनर्जी कहां से आई, ठीक है। तो एक्चुअल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बेटा, ये सन, ठीक है। सन में एनर्जी, अब देखो सोलर एनर्जी होती है, अब कोई बोलेगा कि सर सन में कैसे एनर्जी है, तो यार सोलर पैनल्स नहीं देखे तुमने क्या, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो सन से एनर्जी आई, प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस किया, फूड को प्रिपेयर किया, हमने उसको क्या, प्लांट को खाया, ठीक है। अब हम प्लांट्स को जब खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होता है, हम उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं, फिर अब उस ग्लूकोज को सेल उस ग्लूकोज को ये सेल क्या करेगी, सेल में रेस्पिरेशन होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, और फॉर्मेशन होगा किसका, एटीपी का, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारा एनर्जी मॉलिक्यूल, जो एनर्जी करेंसी है ना हमारी बॉडी की। जैसे आप कुछ भी चीज खरीदने जाते हो बेटा, पैसे चाहिए, ठीक है, हर चीज के लिए पैसा चाहिए, वैसे ही आपकी बॉडी में कोई भी काम कर रहा है ना तो पैसा लगेगा। तो वो बॉडी का पैसा कौन है यार, ये एटीपी। तो मतलब सोचो कि कितनी रिक्वायर्ड है एनर्जी और कितनी जरूरी है रेस्पिरेशन, हर पल हो रही है, तब जाके तुम हर पल क्या कर रहे हो, इनहेल एक्सहेल कर रहे हो। समझ आ गया क्या, यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां पे तो लीफ है ना, यहां पे तो लीफ है ना बेटा, ये लीफ करेगी फोटोसिंथेसिस, है ना, लीफ ने फोटोसिंथेसिस किया, खाना बनाया, ठीक है। बट अगर हम स्टेम की बात करें, इस रूट की बात करें, इस रूट को भी तो एनर्जी चाहिए, इस रूट को भी तो एनर्जी चाहिए, मतलब फूड यहां से इस रूट में जाएगा, रूट की सेल्स भी क्या करेंगी, रेस्पिरेशन करेंगी। समझ आ गया ना, समझ आ गया। अब देखो फूड हम क्या क्या लिया भाई, क्या क्या फूड खाते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पूरा बताया मैंने आपको, कार्ब, फैट और प्रोटीन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। ये सब क्या है, ये सब क्या है बेटा, ये सब क्या है, ये सब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, इन्हीं की तो रेस्पिरेशन करेंगे, इन्हीं में से तो हमने एनर्जी को निकालना है, ठीक है। ये स्लाइड क्लियर है ना, ये स्लाइड क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, या वैसे देखो बेटा ये चैप्टर लिखने का नहीं है, समझने का है सारा। तो इसमें आप नोट वगैरह उतना नहीं करना, एनसीईआरटी को रीड करना, बस ये कंसेप्ट थोड़े समझ लो, ठीक है। इसमें क्रैब साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, उन स्टेप्स को अच्छे से देख लेना, ठीक है। उनकी ट्रिक्स भी मैं आपको बता दूंगा। अब इसके आगे देखो, हाँ भाई अब आ जाओ, ग्लूकोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल है बेटा। अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है बेटा, कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का, ठीक है, 6 कार्बन का ये मॉलिक्यूल है सर ग्लूकोज का, ठीक है। अब इस 6 कार्बन के ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ये चेंज होगा, ये चेंज होगा किसमें बेटा, पायरुविक एसिड में, ठीक है। पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, और पायरुविक एसिड बेटा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और ये ट्वाइस बनेंगे, 2 बनेंगे। होता क्या है एग्जैक्टली, देखो हमारी जो सेल है ना, यूकैरियोटिक जो सेल होती है ना बेटा, वो जो यूकैरियोटिक सेल है ना, ये मैं सेल बना रहा हूँ, ये यूकैरियोटिक सेल है आपकी, ठीक है। इसके अंदर बच्चे न्यूक्लियस है, बाहर साइटोप्लाज्म भरा पड़ा होगा, बाहर से अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में तो आएगा, बट
कहां पे होनी है रेस्पिरेशन, वो पोजीशन, वो जगह क्या है, कहां पे होती है सेल में रेस्पिरेशन बेटा, जल्दी से बताओ कहां पे रेस्पिरेशन होती है सेल में, कौन सी ऑर्गेनली इन्वॉल्व है डायरेक्टली रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। बहुत इजी सवाल पूछ रहा हूं यार, मतलब ये बेसिक है बिल्कुल। वेरी गुड बेटा, बताओ बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी गुड, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं ना। अब आप ये समझो बेटा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल डायरेक्टली तो नहीं आया ना, हमने जो खाना खाया था, हमने जो फूड लिया था बेटा, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो फूड हमने लिया उसको हमने सिंपल फॉर्म में किया, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसे सिंपल फॉर्म में ले आया। क्यों? क्योंकि हमारी छोटी छोटी जो सेल्स हैं उन्हें जब वो खाना लेना है, जो छोटा बच्चा होता है बेटा, डायरेक्टली उसे राजमा चावल तो नहीं खिला रहे हो ना तुम, ठीक है, तो उसे क्या दे रहे हो खाने के लिए, उसे खाने में क्या खिला रहे हैं हम लोग, उसे खाने में हम क्या दे रहे हैं, मतलब सिंपल फूड देते हैं। वैसे ही हमारी नन्ही मुन्नी सेल्स को सिंपल फूड चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। बट अब सेल के अंदर भी एक नन्ही मुन्नी कंपोनेंट है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में देखो, इस माइटोकॉन्ड्रिया में मान के चलो कि डायरेक्टली ग्लूकोज को ये नहीं बियर कर सकता, तो क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को तोड़ेंगे, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को क्या करेंगे, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे, उसी को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। अब देखो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हमने ग्लाइकोलिसिस किया, साइटोप्लाज्म में हुआ, और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, पायरुविक एसिड में, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 2 में टूटेगा ये। समझ आ गया? यहां तक साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब जैसे ही बात आएगी, देखो अब यहां से पायरुविक एसिड के पास 2 मोड आ जाते हैं बेटा, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं क्लासेस में भी। एक है बेटा एरोबिक और एक है एनारोबिक। अब ये पायरुविक एसिड अगर एरोबिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर होगा तो बोलेंगे एरोबिक, ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर होगा तो बोलेंगे एनारोबिक। आपने ये सब पढ़ा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है एरोबिक हो रहा है, ठीक है। और इस एरोबिक रेस्पिरेशन में लास्ट पे क्या बनता है बेटा, एसिटाइल कोएंजाइम है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ये बनेगा और यही बार बार घूमेगा, ठीक है, 2 बार घूमता है, जिसे हम क्रेब साइकिल बोलेंगे, और यहां से एटीपी बनेगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, अभी ये फ्लो चार्ट याद रख लो आप। और यहां पे देखो, एनारोबिकली अगर हम देखें तो एनारोबिकली ऑक्सीजन तो नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या बनेगा, फर्मेंटेशन होगी यार। अब जब फर्मेंटेशन होगी तो अल्कोहल बनेगा, या तो अल्कोहल बनेगा, इसमें बनता है, और लैक्टिक एसिड का केस पढ़ा चुका हूं, लोकोमोशन मूवमेंट में बता चुका हूं आपको कि लैक्टिक एसिड जो हम क्रैम्प्स पड़ते हैं ना हमें बॉडी में, ठीक है, जब हमारी मसल जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं तो क्रैम्प्स पड़ते हैं ना, चलना नहीं बनता, वो लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो ये यार समझ आ गया ना। अब आपने एक चीज याद रखनी है बच्चे, जो ये एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एक तो आ गया ना ये एटीपी जो आपने सुना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके बारे में आपने काफी सुना हुआ, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं हम इसे। अब जो ये आ जाता है ना क्या, NADH पॉजिटिव, ये 3 एटीपी बनाता है। कितने बनाता है? 3 एटीपी, ठीक है। और ये जो FADH2 है ये 2 एटीपी बनाता है। समझ आ रहा है? लेकिन इसको कैसे समझेंगे अपन, ध्यान से समझना, जो ये एटीपी ने डायरेक्टली कैश है बेटा, करेंसी सीधा कैश है ये, ठीक है। और जो ये NADH पॉजिटिव और FADH2 है ना, ये चेक है। समझ आ रहा है? तुम्हें कोई चेक दे रहा है, ठीक है। अब चेक तुम लेके जाओगे शॉप पे और सामान लो या कुछ भी करो तो चेक से नहीं हो पाएगा ना, आपको चेक को क्या करवाना पड़ेगा, कैश में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। वो कैसे होगा, आपको बैंक जाना पड़ेगा। अब वो बैंक में जाना पड़ेगा, इस चेक को बैंक में लेके, ये बैंक क्या है यार, ETS है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, तो ये एटीपी में कन्वर्ट होगा और यूज करेंगे, इसे समझ आया? बस यही सारा हमने इस चैप्टर में समझना है, यही सारी गेम है, ठीक है बेटा, यही सारा हमने इस सब में क्या करना है, समझना है। यहां तक बात समझ आ गई ना? फिर से रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड में तो आता ही आता है यार। मतलब एक ही फ्लो चार्ट में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया कि एकदम से आपके दिमाग में क्या हो जाए, सेट हो जाए, ठीक है। ग्लूकोज 6 कार्बन का, ठीक है, टूटा, पायरुविक एसिड कहां पे टूटा, साइटोप्लाज्म में। अब देखो
यहां पे क्या हुआ बेटा, यहां पे भी क्या हुई, यहां पे भी ऑक्सीडेशन हुई, ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन इसको हम बोलेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन हुई, पायरुविक एसिड बना। पायरुविक एसिड के बाद अब माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड चला जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर होगा तो बोलेंगे एरोबिक, ठीक है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो बोलेंगे एनारोबिक। क्लियर। अब जब एरोबिक हो रहा है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक हो रहा है, तो बन क्या रहा है भाई, एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्लियर। और यही अब क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होगा। क्या है क्रेब्स साइकिल, आगे देखेंगे। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन। और ये जो लिंक रिएक्शन हो रही होती है ना बच्चे, ये हो रही होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहां पे हो रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। याद करो, जब आपने सेल पढ़ा होगा, ठीक है, सेल पढ़ा भी है, द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें आपने देखा होगा, बेटा, उसमें आपने देखा होगा कि एक ऑर्गेनली है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, डबल मेम्ब्रेन होती है ना, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं इसमें, एक बाहर वाली एक अंदर वाली, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, उन दोनों के बीच में स्पेस, ठीक है। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो जगह है उसको बोलेंगे मैट्रिक्स। क्लियर। यहां तक तो होप सो क्लियर होगा, ये नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं फिर। यहां तक क्लियर है ना बच्चा, यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चे, होप सो यहां तक क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है सारा समझने वाला बच्चे। अब देखो इसमें क्या हो रहा है। देखो, ग्लाइकोलिसिस की मैंने बात की थी ना, पहले तो वो आप याद कर लो, ठीक है, ठीक है। पीछे वाला देख लो फिर से यार, ये याद कर लो यार, ये दिमाग में सेट कर लो, इसी की सारी गेम है, इसी की सारी गेम है, ठीक है। ये NADH पॉजिटिव जो है 3 ATP बनाएगा, ठीक है। उसके बाद FADH2 पॉजिटिव कितने बनाएगा, 2 ATP बनाएगा, ठीक है। 3 2 ATP तो एक ही है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यहां देख लो, अब ग्लाइकोलिसिस जब होगी ना, जब क्या होगी बेटा, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस कहां होगी, कहां होगी ग्लाइकोलिसिस, कहां पे होगी भाई, ग्लाइकोलिसिस कहां होगी, ग्लाइकोलिसिस बेटा कहां पे होगी, साइटोप्लाज्म में होगी ना, ठीक है। देखो, ग्लाइकोलिसिस हुई तो एरोबिकली हुई, O2 की प्रेजेंस में होगी। अब O2 की प्रेजेंस में जब होगी तो कौन सी होती थी, लिंक रिएक्शन होती थी, ठीक है। अब यहां पे आपने याद रखना है, ग्लाइकोलिसिस में देखो माइनस प्लस करके मैंने इसको बताया हुआ है। माइनस का मतलब हो गया यूज हो गई ये एनर्जी, प्लस का मतलब हो गया एनर्जी रिकवर, मतलब एनर्जी बनी, ठीक है, साइटोप्लाज्म। वेरी गुड बेटा। देखो, माइनस का मतलब है एटीपी का क्या हुआ, यूटिलाइजेशन हुआ, ठीक है। प्लस का मतलब है एटीजी मिला, एटीपी हमें मिला। समझ आ गया। देखो, यहां पे 2 ATP यूज होंगे, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस करवाने में आपको 2 ATP लगेंगे। आपने प्लस 4 ATP आपको ऐड हुए, ठीक है। उसके बाद 2 NADH पॉजिटिव जो है ऐड हुआ है। यहां तक समझ आ गई, ये लिख लेना है आपने। उसके बाद जब लिंक रिएक्शन होगी बेटा, लिंक रिएक्शन हमेशा होगी कब, जब एरोबिक होगी, ठीक है। एनारोबिक में लिंक रिएक्शन नहीं होती, एरोबिक में लिंक रिएक्शन आएगी। लिंक रिएक्शन में क्या बना था, लिंक रिएक्शन में बेटा क्या बना था हमारा, बताओ जल्दी से, लिंक रिएक्शन में क्या बना था। वेरी गुड। लिंक रिएक्शन में क्या बना बेटा, लिंक रिएक्शन के बाद उसका एंड प्रोडक्ट क्या था बेटा, जल्दी से बताओ भाई, बहुत इजी पूछ रहा हूं यार। यार एसिटाइल कोएंजाइम है, वेरी गुड, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम है बनाना। अब देखो यार, यहां पे आ जाओ, लिंक रिएक्शन में हमको क्या मिला, +2 NADH पॉजिटिव, ठीक है, ये ऐड हुए। क्लियर। अब यहां आ जाओ, क्रैब साइकिल होगा। क्रैब साइकिल याद रखना 2 बार होता है, ठीक है, 2 बार चक्री घूमेगी भाई, ठीक है। क्रैब साइकिल 2 बार होगा। यहां पे क्या क्या मिलेगा हमें, 2 क्या मिलेंगे, ATP मिलेंगे, 2 क्या मिलेंगे, FADH पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें 6 क्या मिल रहे हैं बेटा, NADH पॉजिटिव 6 मिल रहे हैं हमें। क्लियर। ये 6 मिल रहे हैं हमें, ये आपने याद रखना है। क्लियर। आपने देखा होगा बचपन से आप पढ़ते आए हो ना, कि जब रेस्पिरेशन होती है तो 38 ATP बनते हैं। वो सबका हिसाब देने लगा हूं कि वो 38 ATP बनते हैं तो कहां बनते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। अब देखो,
ये समझ आ गया होगा आपको। एनारोबिक में देखो तो वही फर्मेंटेशन होगी, ठीक है, ठीक है, अल्कोहल बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, इसमें -2 NADH H पॉजिटिव बनता है, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाले को देखो। अब इसमें एक चीज आती है बेटा, इसमें एक चीज आती है, एक आता है SLP, मतलब जब भी फॉस्फोराइलेशन होगी ना, ठीक है, जब भी फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, एटीपी बनने की प्रोसेस को बोलते हैं। जब भी फॉस्फोराइलेशन होता है ना बेटा, ये दो तरह से होता है, एक तो होगा बेटा SLP, एक होगा OP, ठीक है, एक क्या होगा SLP, एक होगा OP, ठीक है। एक होता है बेटा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, SLP को क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद OP को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्लियर, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब अगर हम इसका अगर हम हिसाब लगाएं ना तो कैसे लगाएंगे, देखो SLP की बात जो है ना, ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल, यहां पे आपने सिर्फ, जब भी आप OP की बात करोगे ना तो ये ETS में जाएगा, ETS में जाएगा, मतलब ये NADH की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है बेटा, FADH की बात हो रही है, ठीक है, याद रखना। अब देखो यहां पे जब हम SLP को देखेंगे ना तो 2 ATP नेट में आए, कैसे 2 ATP नेट में आए, यहां देखो -2 ATP क्या हुए, यूटिलाइज हुए, 4 आपको मिले, ठीक है। अब 2 यूटिलाइज हुए, 4 मिले, तो नेट हमारे पास कितने बचे, 2 ही बचे ना, तो ये मैंने लिखा 2, क्लियर। अब अगर मैं OP की बात करूं, OP की अगर मैं बात करूं, यहां पे देखो बेटा NADH, एक NADH 3 ATP बनाएगा, तो 2 कितने बनाएंगे, 6, ठीक है, 6 बनाएंगे, 6 + 2 8 ATP, समझ आ गया। तो ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 8 ATP बनते हैं, ठीक है, ठीक है, तो 8 ATP बन गए हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में। उसके बाद आ जाओ ये लिंक रिएक्शन में, ठीक है, लिंक रिएक्शन में आ जाओ, ठीक है। लिंक रिएक्शन में देखो क्या है, यहाँ पे 2 क्या बने बेटा, NADH H पॉजिटिव, यहाँ पे जो है ना SLP 0 है, ठीक है। OP देखो तो 3, एक जब बना रहा है 3, तो 2 कितने बनाएंगे, 3 × 2 6 ATP बन गए, ठीक है। अब आ जाओ क्रेब साइकिल पे, क्रेब साइकिल पे देखो बेटा 2 ATP, 2 FADH और 6 NADH, तो देखो SLP 2 आ गया, डायरेक्टली ATP की गिनती। OP में देखो बेटा 4 ATP है, ठीक है, OP में 4 ATP और 18 ATP, ये 4 कहां से लिखा मैंने, 4 कहां से लिखा बेटा मैंने, 2, एक FADH 2 बनाएगा ATP, अब एक अगर 2 बना रहा है, 2 कितने बनाएगा, 4, ठीक है, तो डायरेक्टली 4 लिख लिया। यहाँ पे 6 NADH बन रहे हैं, अगर एक 3 बना रहा है, तो यहाँ पे देखो 6 × 3 कितना हुआ, 18 ATP। तो यहाँ पे क्या है बेटा 22 ATP प्लस 2 ATP, तो 24 टोटल बने, स्टार्टिंग में 8 बने थे, तो 8 + 6 + 24 तो आ गया ना 38 ATP यार, समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया ना, यहां तक क्लियर है। लिख लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे लिख लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे लिख लो बेटा, देख लो बच्चे, ये देख लो, दोबारा से देख ले यार। OP में मैंने बताया ना आपको कि 4 ATP आएंगे, ठीक है, उसके बाद 18 ATP कैसे आ गए, 4 × 2 आ गए आपके 4 ATP, उसके बाद 18 ATP देखो कैसे है, 6 × 3 18 हो गया, तो ठीक है, यहाँ पे 22 ATP हो गए टोटल, ठीक है, और 2 ATP पहले से है ना, तो इनको भी ऐड कर देंगे, 22 + 2 कितना हो गया 24, और जब ये 24 आ गया हमारे पास, 8 तो आ गए ना ये वाले स्टार्टिंग वाले, ठीक है, 8 आ गए वो स्टार्टिंग वाले, ये देख लो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में 8 बने, ठीक है, उसके बाद लिंक रिएक्शन में 6 बने, तो ये ग्लाइकोलिसिस वाला लिखा मैंने,
लिंक रिएक्शन वाला लिखा मैंने, और ये क्रैब साइकिल में 24 बने, ठीक है। तो टोटल आ गया आपके 38। अब समझ आ गया ना, सिंपल है यार, इसमें इतना मतलब सोचने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या क्या देखा, क्या क्या देखा भाई? एक तो हमने ग्लाइकोलिसिस देखा, लिंक रिएक्शन देख लिया, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस देख लिया, लिंक रिएक्शन देख लिया। अब हमने क्या देखना है, क्रैब साइकिल के बारे में बात करेंगे और फर्मेंटेशन, ठीक है। आ जाओ भाई, ग्लाइकोलिसिस को डिटेल में देखो आप, ठीक है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा बेटा, ये सब याद करना पड़ेगा, इसी में से सवाल बनता है, ठीक है, इसी में से सवाल बनता है, ये सब याद करना पड़ेगा। एक बार इसे नोट कर लो पहले, या नोट नहीं करना, पहले समझा देता हूं फिर नोट कर लेना, फिर टाइम दे दूंगा नोट करने के लिए। ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का टूटना, कहां टूटेगा? तो साइटोप्लाज्म में टूटेगा, और पायरुविक एसिड बनाएगा, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। देखो बच्चे, आपका जो ह्यूमन फिजियो आपका तो मैंने पूरा कंप्लीट करवा ही दिया है। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? एक तो हमने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया है ना, एनिमल टिश्यू तो पहले से पढ़ लिया था हमने, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया, ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन भी हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हो गया, लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी हो गया, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हो गया, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हो गया। ह्यूमन फिजियो पूरी कंप्लीट है। प्लांट फिजियो में आपको एनिमल जो प्लांट फिजियो में मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में क्या कराया, एनाटॉमी करवा दी थी, एनाटॉमी हम कर चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन हम कर चुके हैं, मिनरल न्यूट्रिशन आधे बच्चों का हुआ है, आधों का नहीं हुआ है। बट सिंपली मैं बताऊं आपको तो मिनरल न्यूट्रिशन जो है वो क्रैमिंग वाला चैप्टर है पूरा, उसमें समझने वाली कोई चीज है नहीं। उसमें डायरेक्टली अगर आप पढ़ लोगे ना एनसीईआरटी से और खुद के नोट्स बना लो कि कौन सी चीज कहां लग रही है, कौन सी चीज कम होगी तो प्लांट में क्या इफेक्ट होगा, कौन सी चीज ज्यादा होगी तो प्लांट में क्या इफेक्ट होगा, तो वो सब पढ़ने वाला चैप्टर है, उसमें समझने वाली कोई चीज है नहीं खास। फोटोसिंथेसिस में करवा चुका हूं, रेस्पिरेशन आज हो जाएगा। रहता है लास्ट पे एक आपका शायद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो भी बेटा बहुत इजी चैप्टर है, एनसीईआरटी से पढ़ोगे इजीली हो जाएगा। अब आपकी बोर्ड की तैयारी की बात है, ठीक है, अपने बोर्ड्स की तैयारी करो, ठीक है। अभी टाइम वेस्ट करने की कोई मतलब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, इसीलिए तो ऑनलाइन हमने स्टार्ट किया। अब आपने क्या करना है कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक बार आप रीड कर लो, मिनरल न्यूट्रिशन को भी रीड कर लेना, उन दोनों चैप्टर्स को एनसीईआरटी से रीड करके नोट्स बना लेना, और अगर तब भी समझ नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है, डाउट आता है तो। अगर लगता है कि सर नहीं हो ही नहीं पा रहा है तो उसकी भी क्लास ले लेंगे। अदरवाइज आज जो है आपकी प्लांट फिजियो की ये क्लास मतलब समझ के चलो कि सिलेबस आपका जो है वो कंप्लीट ही है। नटशेल में देखें तो हम मेन पोर्शन जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट ट्रक वो हम कर चुके हैं, तो बार बार इस क्लास को लंबा खींचने का कोई मतलब बेनिफिट मुझे लग नहीं रहा है। हाँ ये है कि बाद में कुछ देखेंगे आपके लिए अलग से, कुछ रैपिड रिवीजन करके कुछ ऐसा देखेंगे अगर हो पाया, इफ इट इज पॉसिबल। अदरवाइज अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप डायरेक्टली मुझे बोल सकते हो, ठीक है। सर मतलब आप नहीं पढ़ाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ाने वाली इसमें कोई बात नहीं है। नहीं पढ़ाना होता तो अभी पढ़ा नहीं रहा होता क्या? पढ़ा तो रहा हूं यार, ठीक है ना। आप वो एक बार पढ़ लो बेटा, एक बार पढ़ लो, अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। बट वो क्रैमिंग वाले चैप्टर आपने क्लास 10th में तो देखा हो यार, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ा था ना क्लास 10th में, उसमें आपने जिबरलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन वगैरह वो सब पढ़ा था, ठीक है। तो वही है, प्लांट में ग्रोथ कैसे हो रही है, हमने मैरिस्मेटिक टिश्यू वगैरह देख लिया है, ठीक है। कुछ भी नहीं है बेटा, अगर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इतनी तो बायो आपने पढ़ी ली है, खुद से भी कोई समझ लो, अगर नहीं आएगा तो मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहां तक बेटा आज आपकी प्लांट फिजियो हो जाएगी। मेरी तरफ से तो ये सिलेबस जो है अभी वो कंप्लीट हो चुका है, बट जो जिसमें आपको डाउट आएगा वो आप मुझे पूछ सकते हो। बाकी आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ, जितनी मैंने ह्यूमन फिजियो पढ़ाई एटलीस्ट एक बार उसको रिवीजन तो कर लो, ठीक है, उसके क्वेश्चन लगा लो, जितना अभी तक पढ़ाया है एक बार उसे तो देख लो ढंग से, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करने से सिलेक्शन होता तो क्या ही बात थी, है ना, ठीक है बेटा, वेरी गुड, कर लेना। हाँ दिक्कत आएगी तो मुझे बता देना, ठीक है। अब देखो यहां पे आ जाओ, ग्लाइकोलिसिस कैसे हो रहा है, आ जाओ। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगा, ये आपको याद करने पड़ेंगे बच्चे। स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में क्या है यार, ग्लूकोज से दिख रहा है ना, ठीक है, ये ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज आगे आके क्या बनाया इसने, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्लियर।
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर नीचे आओ फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट, ये फिर उसके बाद फ्रैक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, उसके बाद ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद नीचे आओ 1,3 बाई बिस फॉस्फो, एक मिनट बेटा, फॉस्फोग्लिसरेट दिख रहा है तो यहां पे अलग से लिख लेता हूं, शायद ये गलत हो गया। ठीक है, फिर से आ जाओ ग्लूकोज, फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहां तक देखो बच्चे, यहां तक जो भी हो रहा है ना, यहां तक जो भी हो रहा है ना, अभी सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहां तक जो भी हो रहा है ना, अभी सिंगल मॉलिक्यूल चल रहा है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। मतलब 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल यहां तक चल रहा है। यहां तक नोट कर लो पहले, यहां तक आपका एक मॉलिक्यूल चल रहा है बच्चे, ठीक है। अब जो पायरुविक एसिड बनने की शुरुआत है ना, वो यहां से हो चुकी है, मतलब कार्बन अब 2 में बटेगा ये, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अब यहां तक लिख लो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, ठीक है। अब एसिड बन गया, अब देखो ये एसिड बन गया, ये 3, यहां से अब 2 मॉलिक्यूल की बात शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये 2 मॉलिक्यूल है, लिख लेता हूं, ये 2, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे जो पायरुविक एसिड बनेगा ये भी 2, तो ये सिंगल मॉलिक्यूल चल रहे थे, सिंगल मॉलिक्यूल चल रहे थे, ठीक है। मतलब ग्लिसरल एल्डिहाइड तक, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तक आपके सिंगल मॉलिक्यूल चल रहे हैं ग्लूकोज के, मतलब C6 चल रहा है। यहाँ पे अब 2 मॉलिक्यूल बन गए, मतलब बटना शुरू हो चुका है। तो लास्ट पे हमने क्या बनाना है, पायरुविक एसिड। यहां तक लिख लो। अब इससे आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद आपका आ जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। क्या आ जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। कहीं पे बेटा अगर दिक्कत आ रही है ना इसे पढ़ने में तो मुझे बता दो, मैं उसकी स्पेलिंग बता दूंगा आपको, ठीक है। कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो बता देना मुझे। यहां तक क्लियर है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद यहां पे जो है पायरुविक एसिड बनेगा लास्ट पे। लास्ट पे क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड बन रहा है। तो ये सारा तामझाम जो हो रहा है बच्चे, ये सारा तामझाम जो हो रहा है ये किस लिए है, ये सब कहां हो रहा है, ये हो रहा है सारा आपके साइटोप्लाज्म में। कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। लिख लो भाई इसे। अब इसमें आपने देखो क्या याद रखना है बेटा, एक तो याद रखना है एटीपी, मतलब एटीपी और एनएडीएच, उसका हमने देखना है कहां कितना बन रहा है, कहां क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग से देखो, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना बेटा तो एक एटीपी लूज हुआ, ठीक है, माइनस एटीपी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, यहां पे कोई एटीपी लूज नहीं हुआ, ठीक है। जो भी मैंने इस तरह से मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं ना बेटा, ये एंजाइम्स लिखी हुई है, ठीक है। रेड कलर से जो कर्ली ब्रैकेट में ना, ये एंजाइम्स भी आपको याद रखनी पड़ेंगी, पूरा स्टेप आपको याद करना पड़ेगा। जो रेड से लिखा है वो अच्छे से नहीं दिख रहा, ठीक है बेटा, दोबारा से लिख लूंगा, जो जो रेड में लिखा है वो फिर से लिख लूंगा, मैं टेंशन नहीं लो। देख लो माइनस एटीपी, क्लियर। अब दिख रहा है ना यार, यहाँ पे माइनस हो गया एटीपी, और यहाँ पे एक एंजाइम लगेगी, वो एंजाइम की स्टोरी बाद में करेंगे, उसके लिए ट्रिक बता दूंगा। आ जाओ, यहाँ पे माइनस एटीपी, ठीक है। अब माइनस एटीपी, एक तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक एटीपी गया, एक छोड़ दो, दूसरे में आओ माइनस एटीपी, फिर एक छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखो बेटा, जहाँ पे ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक ग्लोरानिक एसिड में, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके 2 क्या बन रहे हैं बेटा, प्लस हो रहा है ना, +2 NaDH H पॉजिटिव, ठीक है, समझ आ गया। NaDH पॉजिटिव यहाँ पे बन रहा है, 2 NaDH H पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली। और यहाँ से 2 मॉलिक्यूल की गेम स्टार्ट हो जाती है। फिर नीचे आओ, यहाँ पे 2 एटीपी,
प्लस होंगे, 2 एटीपी प्लस होंगे। अब नीचे आओ, नीचे आओ तो यहाँ पे लास्ट पे जब लास्ट पे यहाँ पे देख लो, चलो पहले इसे नोट कर लो, फिर मैं अलग से लिख लेता हूँ इसे। एक मिनट, चलो ये लिख लो। अब देखो 2 एटीपी यहाँ पे लास्ट पे जब यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट से जब पायरुविक एसिड बनेगा ना बेटा, अच्छा इससे नीचे यहाँ पे एक देख लो, ये फॉस्फोइनोल, ठीक है, फॉस्फोइनोल बनेगा और फॉस्फोइनोल से बनेगा पायरुविक एसिड। अब जो ये फॉस्फोइनोल है ना बेटा, फॉस्फोइनोल से जब पायरुविक एसिड बनेगा ना तो यहाँ पे फिर से 2 एटीपी निकलेंगे। क्लियर क्लियर, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यहां तक क्लियर है। अब आ जाओ एंजाइम्स पे, एटीपी वगैरह देख लिया, अब आ जाओ एंजाइम्स पे। देखो एंजाइम के लिए आपने क्या याद रखना बेटा, जब भी बात आएगी एटीपी की, ठीक है, या फॉस्फेट की, जहां जहां फॉस्फेट और एटीपी का लेन देन चलेगा ना, वहां पे याद रखना एंजाइम आपकी काइनेस लगेगी। तो क्या याद रखना भाई, काइनेस लगेगी। और दूसरी चीज, जब NADH की बात आ जाएगी ना बेटा, जब NADH की बात आ जाएगी तो एंजाइम आपकी ये लगेगी, डिहाइड्रोजिनेस। जब भी बात आएगी आपकी NADH की तो डिहाइड्रोजिनेस, और जब बात आएगी एटीपी या फॉस्फेट के एक्सचेंज की तो एंजाइम कौन सी लगेगी, काइनेस। आ जाओ यहां आ जाओ, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना बेटा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यहां पे तो एक एटीपी का एक्सचेंज हुआ ना, एटीपी का एक्सचेंज हुआ तो यहां पे एंजाइम लगी है आपकी हेक्सोकाइनेस। तो एंजाइम कौन सी लगी बेटा, हेक्सोकाइनेस, ठीक है। हेक्सो क्यों, 6 है ना यार, 6 फॉस्फेट, ठीक है। काइनेस क्यों, एटीपी का लेन देन, समझ आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ, जब ग्लूकोज से फ्रक्टोज पे हुआ ना तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में आइसोमर है, तो यहाँ पे लगेगी आइसोमरेस, यहाँ पे लिख रहा हूँ आइसोमरेस एंजाइम। आ जाओ फिर नीचे, एंजाइम और कहाँ पे भाई, यहाँ देखो ग्लिसरल एल्डिहाइड में, देखो ग्लिसरल एल्डिहाइड, यहाँ पे देख लो, कौन सी एंजाइम लगी है, तो एंजाइम पहले लिख लेते हैं, G3P डिहाइड्रोजिनेस। क्यों डिहाइड्रोजिनेस बेटा, देखो डिहाइड्रोजिनेस क्यों लगा, NADH, देखो समझ आ गया ना यार, क्लियर हुआ, कि तुक्का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे एटीपी का आदान प्रदान मतलब काइनेस तो आएगा, देखो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस आ गया बेटा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, 3 फॉस्फो था 2 फॉस्फो हो गया, तो म्यूटेशन हुई यार, ये म्यूटेस, MUTASC, म्यूटेस, ठीक है। और यहाँ पे अल्कोहल में चेंज होगा इनोल, तो इनोलेस, एंजाइम भी साथ साथ लिख लो बेटा, इनोलेस, ठीक है। और यहाँ पे एटीपी का आदान प्रदान और पायरुविक एसिड बना, तो यहाँ पे पायरुवेट काइनेस, क्लियर, ठीक है। ये एंजाइम्स भी आ गई आपकी सारी। अगर एंजाइम दिख रही हैं तो ठीक, नहीं दिख रही हैं तो बता दो, मैं अलग से लिख लूंगा इन्हें। होप सो दिख रही होंगी यार, नहीं भी दिख रही हैं तो यार NCERT खोलो ना, सारी लिखी तो है उसमें, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया।
ये याद ही करना पड़ेगा भाई। ये याद करना पड़ेगा बेटा। आ जाओ यार, अब देखो आगे इसके आगे देखो भाई, इसके आगे देखो। अब जो आपका लिंक रिएक्शन था, इस लिंक रिएक्शन में क्या था, एक तो पायरुविक एसिड आ गया, ठीक है, कोएंजाइम है NADH, ठीक है। क्या हुआ इसमें, Mg की प्रेजेंट में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की मदद से एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और NADH पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है। अब मैं बात करूं अगर क्रैब साइकिल की, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें क्रैब साइकिल की, तो क्रैब साइकिल में देखो, क्रैब साइकिल में देखो, पहले से लिख लो, ठीक है। अब ये साइकिल कहाँ चल रहा होता है बेटा, ये साइकिल आपका जो है मैट्रिक्स में चल रहा है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया ना, वो शुरू करवाएगा किसी क्रैब साइकिल को, वही उसमें पार्ट लेगा। अब देखो एसिटाइल कोएंजाइम बना, ठीक है, साइट्रेट, ठीक है, साइट्रेट से क्या बनेगा बेटा, आइसोसाइट्रेट, आइसोसाइट्रेट के बाद क्या बना, आइसोसाइट्रेट के क्या, आइसोसाइट्रेट बन गया। और इसके बाद यहाँ पे देखो, ये आपने ध्यान में रखना है, ये चीज को ध्यान में रखो, क्या क्या बन रहा है साथ साथ, प्लस है ना, प्लस है ना, NADH पॉजिटिव, CO2 भी बनेगा, ठीक है, ठीक है। फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट, ठीक है। यहां से आगे जब जाएंगे, यहां से आगे जब जाएंगे, फिर से देखो क्या क्या बना भाई, NADH पॉजिटिव और GTP। GTP क्या होता है बेटा, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, सेम एज ATP की तरह ही है अभी यहाँ पे, ठीक है। सक्सिनेट, सक्सिनेट के बाद आगे आओ, फिर यहाँ पे ये देखो, इनको ध्यान में रखना है बस। ये साइकिल चलेगा ना तो ये चीजें मिलेंगी, यही तो यार एनर्जी है, यही तो चाहिए, इसीलिए तो करवा रहे हैं सब कुछ, साथ साथ लिखते भी रहो। अब देखो FADH2 पॉजिटिव, आगे आ जाओ, फिनरेट, ठीक है, फिनरेट के बाद मैलेट, ठीक है, मालेट, उसके बाद ऑक्जेलो एसीटेट, ठीक है, फिर ऑक्जेलो एसीटेट के बाद, ऑक्जेलो एसीटेट के बाद फिर से ये साइकिल तभी चलेगी जब एसिटाइल कोएंजाइम आएगी, तो ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। आपने ये चीजें याद रखनी, कहाँ कहाँ पे बना। अब इसकी ट्रिक जो है, एक ट्रिक क्या है बेटा, सिटी इज, ठीक है, केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन, ठीक है, सिटी, ठीक है, साइट्रेट, इसे लिख ही लेता हूं, वैसे निमोनिक्स याद रहते नहीं, बट यहाँ पे काफी रिलेवेंट है तो इसलिए लिख रहा हूँ। सिटी इज, ठीक है, सिटी हो गया साइट्रेट, ठीक है, आइसोसाइट्रेट इज ISIS, ठीक है, ठीक है, इसका आ गया कैप्ट, कीटोग्लैटरेट का कैप्ट, उसके बाद सक्सिनेट का साइलेंट, साइलेंट, ठीक है, फिमरेट का फॉर, फॉर, ठीक है, मैलेट का मिलिट्री, मिलिट्री, और इसका आ गया ऑपरेशन, लिख लो भाई, यहां तक कर लो। यहां तक लिख लो बेटा। अब अगर हम बैलेंस शीट की बात करें ना, ये देखो बैलेंस शीट की अगर हम बात करें कितने ATP कहाँ बने, तो जब ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP यूटिलाइज होते हैं, उसके बाद प्लस होता है 4 ATP का, प्लस 2 NADH पॉजिटिव, टोटल देखें नटशेल में तो हमारे पास 8 ATP कहाँ पे बने, 8 ATP कहाँ पे बने, ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। तो 8 ATP ग्लाइकोलिसिस ने बनाया। उसके बाद लिंक रिएक्शन देखी हमने, लिंक रिएक्शन में बेचा प्लस 2 NADH पॉजिटिव, यहाँ से 6 ATP बनेंगे, क्योंकि 2 ये ना, तो 3 बनाता है NADH,
एक NADH 3 बनाएगा, 2 कितने बनाएंगे, 6 ATP बनाएंगे। क्रेब साइकिल पे आ जाओ। क्रेब साइकिल में 6 NADH पॉजिटिव प्लस 2 FADH2, ठीक है, ये बनाएगा 3, 2 2 ज़र 4, 6 है तो 18, ठीक है, ये 2 24 6 8 पीछे भी करवा चुका हूँ, ठीक है। टोटल कितने हो गए बेटा, 38 टोटल। अगर हम CO2 की बात करें, CO2 की बात करें तो लिंक रिएक्शन में 2 CO2 निकलेंगे, लिंक रिएक्शन में 2 CO2 निकलेंगे बेटा, यहां पे 2 हो गए, और कहां पे निकल रहा है यार, और कहां पे निकल रहा है बेटा, यहां देखो CO2 2 बार साइकिल घूमेगा ना तो 2 यहां, 2 बार साइकिल घूमेगा तो 2 यहां, 2 और 2 4, और 2 यहां निकले लिंक रिएक्शन में, तो टोटल कितने हो गए, 6 CO2। तो यार जब भी आपने ये रिएक्शन का वो पढ़ा होगा ना, पूरी रिएक्शन पढ़ी होगी, तो 38 ATP 6 CO2 ये सब आपने देखा होगा। आज आपने देख भी लिया कैसे और कहाँ हो रहा है। क्या तक हो गया, लिख लो इसे। लिख लो बेटा इसे। समझ आया क्या, समझ आया क्या? ह्यूमन फिजियो बढ़िया चल रहा है ना यार, उसका रिवीजन भी करते रहो, भूल जाओगे नहीं तो। उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्लांट फिजियो में अब उतना ज़्यादा आ नहीं रहा है, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो करवानी ही है यार। हाँ भाई, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, बैलेंस शीट समझ नहीं आया, फिर से देखो यार, फिर से देखो यार। ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP बने ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिख लो बेटा, लिख लो यार, लिख लो, आराम से लिख लो, साइड पे हूँ मैं यार। इसका ना स्क्रीनशॉट लेके भी तुम बाद में लिख सकते हो, ठीक है ना। बेटा ऐसे ही सिंपल टेक्निक से इसको याद कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सारा समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, होप सो यार यहाँ तक समझ आ ही गया होगा। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। थोड़ा सा रहता है यार, देख लो अब। हाँ, ये आ जाते हैं अब हम माइटोकॉन्ड्रिया। आपने माइटोकॉन्ड्रिया जब पढ़ा था बेटा, आपने जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, इस माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा था डबल मेम्ब्रेनस होता है। पहले तो मुझे बताओ यार, जो आपने सेल पढ़ा है ना, यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें मुझे बताओ वो कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है। नाम बताओ जल्दी से, रिवाइज भी हो जाएगा। जल्दी से बताओ बेटा, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जो जो डबल मेम्ब्रेन लेके बैठी है। तो फिर अगर नहीं पता तो उसकी ट्रिक बता दूंगा, कभी नहीं भूलोगे। कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज है जिनके पास डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम है, जिनके पास 2 मेम्ब्रेन है? वेरी गुड, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस और प्लास्टिड, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है भाई, पता है तुम्हें, बहुत बढ़िया। आ जाओ यहाँ पे, ये माइटोकॉन्ड्रिया है यार, ये माइटोकॉन्ड्रिया की पहले तो ये सेल है पूरा, ये सेल मेम्ब्रेन है सबसे बाहर वाली, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है बेटा।
इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आओ तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये आ गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ओएम लिखा हुआ है शॉर्ट में, और ये आ गई इसकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसमें कुछ इनफोल्डिंग्स है ना, इसमें कुछ इनफोल्डिंग्स है ना, इनफोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं बेटा, लिखा हुआ है वैसे सामने भी, बट बिना देखे अगर टाइप कर लो तो बढ़िया है। आ जाओ, देखो यार, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है साइटोप्लाज्म में, ये बाहर से साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे हो रहा है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। लिंक रिएक्शन कहाँ होगी, लिंक रिएक्शन होगी बेटा यहाँ मैट्रिक्स में। क्रैब साइकिल कहाँ होगा, मैट्रिक्स में होगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब ETS की बात करते हैं। अब वो जो हमने NADH बना लिया है, FADH2 बना लिया है, चेक के वो बैंक में जाना है ना, तो ये बैंक वाला काम है। बैंक वाले काम में देखो क्या है, ठीक है बेटा। अब देखो बैंक वाला काम देखो कैसे होगा, ठीक है क्रिस्टी, ठीक है बच्चे। अब देखो ये जो ATP NADH पॉजिटिव FADH2 ये ETS में कैसे होगा, देखो कैसे होगा। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। अब ये एक NADH H पॉजिटिव है, ये एक NADH H पॉजिटिव जो है बेटा, यहां से देखो ये आएगा और यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिस है बेटा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सिस है, ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाएंगे, ठीक है। NADH H पॉजिटिव ने H पॉजिटिव लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, और लास्ट पे जो है ना फाइनल एक्सेप्टर जो होगा ना इलेक्ट्रॉन का, वो ऑक्सीजन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एक्सेप्टर कौन है इलेक्ट्रॉन का, तो वो ऑक्सीजन है। ये सब चलेगा और ये मैट्रिक्स में हो रहा है। यहां पे देखो जो आपका एक NADH है ना, एक NADH H पॉजिटिव जो है बेटा, एक NADH H पॉजिटिव जो है बेटा, ये 3 जगहों पे क्या करेगा, 2 H पॉजिटिव को देगा। 3 जगहों पे 2 H पॉजिटिव, देखो एक H पॉजिटिव, 2, 3, और यहां से ये एंटर करेगा अंदर और एक ATP बना देगा, ठीक है। एक 2H पॉजिटिव एक ATP बनाएगा तो 3 बनाता है, तो यहीं से हमको पता चलता है NADH H पॉजिटिव जो है वो 3 क्या बनाएगा, 3 ATP बनाएगा, ठीक है। ये ATPase है, वही गेट, ठीक है। अब लास्ट इसके बाद देख लो RQ, ठीक है। लास्ट देख लो RQ बेटा, RQ क्या होता है, RQ क्या होता है बताओ, रेस्पिरेटरी क्यूसेंट होता है ना यार। देखो मतलब क्या है इसका, मतलब है CO2 रिलीज टोटल अपॉन O2 कंज्यूम्ड, कितनी CO2 रिलीज की, O2 कितनी कंज्यूम की, ये वैल्यू है। इसमें याद रखना कार्बोहाइड्रेट की एक वैल्यू बताती है NCERT, फैट की कितनी बताती है लेस देन 1, और प्रोटीन की 0.9, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। एम्फिबॉलिक पाथवे NCERT से रीड कर लो, समझ आ जाएगा आराम से। अब जो इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें रहती है ना, वो आप NCERT से रीड कर लोगे तो समझ आ जाएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट था क्रैब साइकिल, मेन इंपॉर्टेंट आपका ये था, मेन इंपॉर्टेंट आपका एक क्रैब साइकिल था, इसको याद कर लो यार। इसकी मैंने ट्रिक आपको बता दी, सिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन, याद कर लेना भाई, ठीक है। सिटी जो है वो साइलेंट कर दी गई है क्योंकि मिलिट्री का ऑपरेशन हो रहा है। जम्मू कश्मीर से हो तुम तो आसानी से याद कर लोगे यार। चलो फिर क्या देखा हमने, ये भी समझ आ गया ना। ये पूरा याद करना पड़ेगा यार, पूरा याद करना पड़ेगा। हाँ बेटा सिलेबस खत्म फाइनली हो ही गया, अब बस तुम पढ़ लो, ठीक है, पढ़ भी लो, खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, वैसे खत्म तुमने कर दिया, ठीक है। ये हो गया बच्चे, अब बढ़िया से पढ़ो, बोर्ड की तैयारी करो। कहीं पे डाउट रहता तो मुझे बता देना, अदरवाइज आज आपका जो बायो का था, जो मेन रहता था हमारा, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हो चुके हैं। अब मिनरल न्यूट्रिशन तो यार याद करने वाला चैप्टर है, ठीक है, तो वो सब देख लेते हैं। अदरवाइज आप फिलहाल पढ़ो,
रीडिंग लगाओ उन दोनों चैप्टर्स की। अगर कोई डाउट आता है मुझे पूछो, लगेगा कि रिलेवेंसी रहेगी, अगर लगेगा कि उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो उसका भी लेक्चर हम ले लेंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है, बाय, गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान रखना सभी, पढ़ाई करो, मेहनत करो। ठीक है बच्चे।